हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एटीएम बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर वैसे क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो आपके बिहार में बोर्ड में पूछा गया है और जिसके पूछने की संभावना 90% से अधिक है। तो इन क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। और आप लोग को हम पहले ही बता रहे हैं कि जब आप बैठे पढ़ने के लिए तो पहले एक कॉपी और कलम ले लीजिए तथा उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है उस सबको लिखिए और उसके बाद उसको बार बार याद कीजिए जिससे आपको याद हो जाए। हम गारंटी देते हैं कि अगर आप इस क्लास में पढ़ते हैं तो आपको 90+ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि आपको जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आपको वो सॉल्व करना है, ना कि वहाँ पे जा कर के बैठे रहना है, गप्पे लड़ाना है। तो इस अवस्था में आपसे नहीं बनेगा। चूँकि लाइव क्लास में देखे थे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, बच्चे कह रहे थे सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद हम भी देखे तो सच में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम था जिस वजह से वो सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो इसीलिए हम आज रिकॉर्डेड लेक्चर ही यूट्यूब पे डालेंगे और फिर से कल देखते हैं कि क्या होता है। अगर कल ऐसा ही होगा कि आप लोग को सुनाई नहीं देगा तो हम कोशिश करेंगे कि हमेशा वीडियो रिकॉर्ड करके ही यूट्यूब पे डाल दे। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। अंडा आप जानते हैं ना क्या है? अंडा मादा युग्मक है जिसका निर्माण फीमेल के बॉडी में होती है और ये प्रत्येक 28 दिन के बाद स्टार्ट होती है फीमेल के बॉडी में। मतलब प्रत्येक 28 दिन के बाद एक अंडाणु या फिर अंडा का निर्माण होगा। अब हम जानते हैं कि जब 28 दिन में अर्थात 1 महीना में एक अंडा का निर्माण होगा, राइट। उसके बाद आप देखिएगा कि फीमेल के बॉडी में जो अंडा या युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया है वो 12 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। फीमेल के बॉडी में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया कितने वर्ष के बाद शुरू हो जाएगा? तो 12 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। एंड यह 50 वर्ष के बाद इसके बॉडी में फीमेल के बॉडी में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। अर्थात 12 और 50। तो देखिए स्टार्ट कितना में हुआ? 12 में। बंद कितना में हुआ? 50 वर्ष में। देखिए टोटल कितना वर्ष हुआ इसमें? 38 वर्ष, 38 ईयर हुआ, राइट। और हम जानते हैं कि एक मंथ में एक अंडाणु का निर्माण होता है। अर्थात 12 वर्ष में कितने अंडाणु का निर्माण होगा? 12 अंडाणु का निर्माण होगा। तो जब 38 वर्ष में कहेगा तो हम क्या करेंगे? 38 को 12 से गुना करेंगे, जो संख्या आएगा वो हो जाएगा कि फीमेल के बॉडी में इतने अंडाणु का निर्माण होता है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा 16, 6 होगा इसका, एंड 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड 8 1 जा 8 प्लस 3 1 जा 3। इस दोनों को ऐड कीजिए, बताइए कितना होगा। चलिए इस दोनों को जो जोड़े हैं वो यहाँ पे दे देते हैं। 6 प्लस 7 7 प्लस 8 कितना होगा? 15 5 एंड 3 प्लस 1 4। तो एक फीमेल के बॉडी में उसके पूरे जीवन काल में आपको 356 अंडा देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा आगे हो सकता है और इससे थोड़ा कम हो सकता है। ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन है और ये नीट में भी पूछा गया है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अनुसार आपको वो संख्या चूज करना है जो इसके अप्रोक्सीमेटली हो या फिर इसके आसपास में हो। तो वो संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। तो एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में 400 के आसपास अंडा उत्पन्न होती है। आंसर बी होगा। चलिए अगला देखते हैं। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है। कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन कौन सी प्रक्रिया? ए एकल स्तरीय ब्लास्टुला द्विस्तरीय बनते हैं। क्या ऑप्शन ए कह रहा है कि एक स्तरीय जो ब्लास्टुला होते हैं वो द्विस्तरीय बन जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहे हैं आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है। ऑप्शन बी कह रहे हैं कि आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है। ऑप्शन सी कह रहे हैं कोशिकीय गतियां होती है, मतलब कि यहाँ पे कोशिका गति करते हैं। और ऑप्शन डी कह रहे युग्मनज निर्माण में परिवर्तन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको कोशिकीय गतियाँ। गैस्ट्रुलेशन में क्या होती है? कोशिकीय गतियाँ होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ए अंडाशय में, बी गर्भाशय में, सी फैलोपियन नली में और डी योनि में। तो स्तनधारी जीव जो रहते हैं उसमें निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है ये बताना है आपको। क्या अंडाशय में होगा, या फिर क्या गर्भाशय में, या फिर फैलोपियन नली में, या फिर योनि में होगा। आप सबको बताना है कि स्तनधारी में किस में होगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नली में। फैलोपियन नली जो ये ऐसे संरचना रहता है, आंसर इसका सी होगा, फैलोपियन नली में। फैलोपियन नली क्या रहता है, ये ऐसा संरचना रहता है, एक बहुत बड़ा संरचना रहता है। उसी संरचना में दोनों साइड में 2 की संख्या में रहेगा और इसी दोनों संरचना में से किसी एक में निषेचन की क्रिया आपको संपन्न होगा। आपको नहीं, जो फीमेल रहेगी उनके बॉडी में संपन्न होगी। तो फैलोपियन नली हो जाएगा इसका आंसर सी, निषेचन की क्रिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहे, गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय किस भाग से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए नर जनन तंत्र से, ऑप्शन बी मादा या स्त्री जनन तंत्र से, ऑप्शन सी पादप जनन तंत्र से, ऑप्शन डी इन सभी से। बताइए आंसर क्या होगा। गर्भाशय किससे संबंधित होते हैं। क्या ये नर जनन तंत्र से संबंधित होते हैं, या फिर मादा जनन तंत्र से, या फिर आप इसे कभी पादप में देखे हैं। पादप के लिए दूसरे अंग हो जाते हैं और मेल और फीमेल ह्यूमन के लिए दूसरे अंग हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय मादा या स्त्री जनन तंत्र से। आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में जब भ्रूण कोशिकीय अवस्था में होता है, जब भ्रूण कोशिका के रूप में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो जब भ्रूण कोशिका की अवस्था में होगा तो उसे मॉड्यूला कहा जाता है, और जिसमें कोशिका 8 से 16 कोशिका रहते हैं। जब कोशिका 8 से 16 की संख्या में हो तो उसे मॉड्यूला कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 6 है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। एक परिपक्व शुक्राणु जो रहते हैं, मानव के जो परिपक्व शुक्राणु रहते हैं उसके सिर पर एक टोपी के समान संरचना पाए जाते हैं, उस संरचना को क्या कहते हैं। तो बताना है। देखिएगा, ये जो शुक्राणु का फिगर रहता है वो शायद ऐसे बनाए थे, राइट। मतलब ये पूर्ण रूप से गोलाकार था। उसके बाद ये ऐसे करके उसके पूंछ निकले हुए थे, तो ये पूंछ वाला भाग था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भाग था ऐसे करके जो क्या कर रहे थे, निषेचन की क्रिया में सहायता कर रहे थे। तो आपको इस पार्ट का, जिसको हम ए अंकित कर रहे हैं, उस पार्ट का नाम बताना है। इस पार्ट का नाम क्या था बताइए सब। तो देखिए, इस पार्ट का नाम था एक्रोसोम। हम लोग क्या रहे थे, जिससे यहाँ पे ऑप्शन ए में एनोसोम नाम से दिया हुआ, बी मिसोसोम, सी है एपिसोम, सी है स्पेरोसोम। तो हो जाएगा एनोसोम, जिसको एक्रोसोम के नाम से आप लोग जानते थे। आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं सर्टोली कोशिकाएं सहायक, मतलब सर्टोली कोशिका जो होते हैं वो किस चीज़ में सहायक होते हैं। एक में एंजाइम उत्पादन में, ऑप्शन बी में अंड निर्माण में, ऑप्शन सी शुक्राणुओं के परिपक्वन में, ऑप्शन डी अंडाणुओं के परिपक्वन में। सर्टोली कोशिका किस में हेल्प करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा शुक्राणुओं के परिपक्वन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। शुक्राणु के परिपक्व होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको, जिसको आप लोग मोटिलिटी कहते हैं, कि शुक्राणु में मोटिलिटी आ जाता है या फिर गतिशीलता आ जाता है। ऑप्शन ए है कैपिसिटेशन, ऑप्शन बी है शुक्राणु जनन, ऑप्शन सी है शुक्राणु, और ऑप्शन डी है शुक्राणु कोशिका। आंसर हो जाएगा कैपिसिटेशन ए। अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कैपिसिटेशन कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 9, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। फैलोपियन नलिका के उस भाग का नाम बताना है जो अंडाशय के आसपास होते हैं। ऑप्शन ए संकीर्ण पथ,
बी वायु कोष्ठिका, सी गर्भाशय ग्रीवा और डी टुम्बुका। आंसर हो जाएगा वायु कोष्ठिका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट जो बनाया जाता है जिसमें 3 गो अक्षर रहते हैं, जैसे ए ऐसे करके, तो उसमें कितने कूट होते हैं ये बता रहे हैं। मतलब कि ये 3 गो अक्षर से मिलने वाले जो संख्या होते हैं वो कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन बी दे दीजिए 16। क्या हम देख लेते हैं आगे दिया हुआ है या नहीं। ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी है 64। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अनुवांशिक कूट में जो कूट के संख्या होते हैं वो 16 रहते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द्विगुणित संरचना, इनमें से कौन सा संरचना है जो द्विगुणित होती है? ऑप्शन ए अंड, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी, यहाँ पे डी के जगह पे इसको सी बना दीजिए और इसको बनाइए द्वितीय केंद्रक, और ऑप्शन डी बनाइए ए। ऑप्शन डी जो होगा वो हो जाएगा सी एंड बी, या फिर आप लोग इससे बी या बी एंड सी लिख सकते हो। ऑप्शन डी ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हुआ द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन ए फिर से सुन लीजिए, द्विगुणित संरचना के लिए पूछ रहा है। ऑप्शन ए अंड, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी कह रहा है द्वितीय केंद्रक और ऑप्शन डी कह रहा है बी एंड सी या फिर सी एंड बी दोनों। तो देखिए अंड जो होते हैं, जो मादा के युग्मक होते हैं वो एन होते हैं संख्या में। उसके बाद युग्मनज जो होते हैं वो नर और मादा युग्मक के मिलने से बनते हैं, इसलिए ये 2n होते हैं, मतलब कि द्विगुणित रहते हैं। उसके बाद है द्वितीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक मतलब कि 2n, ये भी 2n रहते हैं। और ऑप्शन डी दिया हुआ था बी एंड सी दोनों, तो ये दोनों जो है वो द्विगुणित संरचना, जबकि अंड है वो एक अगुणित संरचना है। तो आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। कह रहे हैं जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या है? ऑप्शन ए हार्मोन, बी तना में वृद्धि मंडक, सी वृद्धि एंजाइम और इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका सी वृद्धि एंजाइम। जिबरेलिन एक एंजाइम है जो वृद्धि कराने में सहायता करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, कह रहे इनमें से कौन नरी युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? भ्रूणपोष का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नरी युग्मक जब द्वितीय केंद्रक से जुड़ते हैं तो उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन देखना है तो देख लीजिए, कह रहा अनिषेचित अंड, बी कह रहा है सहायक कोशिका, सी कह रहा है एंटीपोडल्स और डी कह रहे हैं द्वितीय केंद्रक। तो याद रखिएगा कि जब नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से जुड़ते हैं तो उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आंसर इसका हो जाएगा आपको डी, इसका डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकालना कहलाता है। मादा मानव के अंडाशय से जब अंडे का निर्माण होगा तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रोपण, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी अंडोत्सर्ज और ऑप्शन डी प्रसव। तो हम बताए थे कि अंडा बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्जन, अंडोत्सर्ग, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लेडिंग कोशिका जो रहते हैं वो आपको कहाँ पे मिलेगा? ए यकृत में, बी वृषण में, सी वृक्क में और डी आंत में। बताइए लेडिंग कोशिका आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? लेडिंग कोशिका
इसका आंसर हो जाएगा बी, विषम में। लीडिंग कोशिका जो होते हैं, लीडिंग कोशिका, वो आपको विषम में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, विषम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मानव में निषेचन होता है, ये क्वेश्चन फिर से दोहराया गया है। मानव में निषेचन होता है, ए गर्भाशय में, बी योनि में, सी अंडाशय में और डी फैलोपियन नलिका में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फैलोपियन नलिका। मानव में अंडाशय आपको फैलोपियन नलिका में ही देखने को मिलता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन होता है? अंडोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो किस हार्मोन के द्वारा संपन्न होता है, ये बताना है आप लोगों को। ए में है, ए में लिखिएगा, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, फिर तो क्या कीजिए आप लोग इस यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए। ए में लिखिए LH, बी में लिखिए FSH, सी में लिखिए ACTH और डी में लिखिए FSH एंड LH दोनों। आंसर हो जाएगा इसका FSH एंड LH दोनों। तो किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्जन की क्रिया होगा? FSH और LH दोनों हेल्प करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिका आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? इसका ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी विषम में, ऑप्शन सी अंडाशय में और ऑप्शन डी अग्नाशयी ग्रंथि में। इसका आंसर क्या होगा सर्टोली कोशिका का? आंसर बी, विषम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा मानव मादा में गर्भकाल है। मानव मादा जो होती है वो उसमें गर्भकाल कितने दिनों के लिए होता है? मानव मादा में गर्भकाल है कितने दिनों का, ये बताना। मानव मादा में गर्भकाल कितने समय का रहता है? तो हम क्या, ऑप्शन ए है 30 दिन, ऑप्शन बी है 90 दिन, ऑप्शन सी है 9 माह और ऑप्शन डी है 7 माह। तो याद रखिएगा मानव मादा में जो गर्भकाल है वो 9 मंथ की है, लेकिन कभी कभी अक्सर ये होता है कि बच्चे 7 मंथ में ही माँ के गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका रीजन रहता है कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाना। इसका आंसर होगा सी। हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की जो गुहा होती है उसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिल, बी सीलोम, सी आर्केंट्रॉन और डी होमीसिल। कोरल की गुहा कहलाती है। कोरल की जो गुहा होती है उसे क्या कहता है? ब्लास्टोसिल, सीलोम, आर्केंट्रॉन और होमीसिल। क्या कहेंगे उसे? तो उसे कहेंगे सीलोम। कोरल की गुहा को सीलोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? स्तनधारी जीव कह रहे हैं या फिर स्तनधारी जीव कहिए तो उसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ पे होगा? ए लीवर में, बी किडनी में, सी फेफड़ा में और डी अंडकोश में। अंडकोश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडकोश, जो कि मेल में पाए जाते हैं और जो टेस्टिस के बाहर जो संरचना रहता है उसको कहा जाता है। आंसर बी हो जाएगा। हाँ, अब कह रहा है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है किसके द्वारा? नर जनन के जो कोशिका होता है वो शुक्राणु किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करेगा, ये बताना है। ए शुक्राणु जनन द्वारा, बी स्पर्मेटिड्स द्वारा, सी स्पर्मेशन द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? नर जनन कोशिका किसके द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं? तो शुक्राणु जनन द्वारा, यही ना। तो हो जाएगा 22 का ए। क्वेश्चन नंबर है 23। एंडोजन्स किसे उद्दीपित करता है? एंडोजन जो होते हैं वो किसको उद्दीपित करने के काम करते हैं? ऑप्शन ए शरीर, ऑप्शन बी सिर,
ऑप्शन सी पूंछ और ऑप्शन डी शुक्राणु जनन। तो एंड्रोजन किसे उद्दीपित करेंगे, तो शुक्राणु जनन की क्रिया को उद्दीपित करते हैं, मतलब कि के निर्माण में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया है। जब मादा युग्मक के निर्माण होते हैं तो उसे क्या कहिएगा, ए शुक्राणु जनन, सी एक्रोसोम, बी एक्रोसोम, सी वीर्य और डी अंड जनन। तो नर युग्मक के बनने के प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, क्योंकि नर युग्मक में शुक्राणु का निर्माण होता है। वहीं मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, और जिसमें अंडा का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 25, यौवनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। जब किसी भी फीमेल के बॉडी में प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसको क्या कहते हैं, अंडाणु, बी शुक्राणु। अब इतना ही में आपको आंसर नहीं देना है, ऑप्शन और देखना है कि यौवनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाएंगे। ए में अंडाणु, बी में शुक्राणु, सी में रज्जु दर्शन और डी में आवर्त। तो क्या कहेंगे, इसको आवर्त कहेंगे, जिसको मीनार्क के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में मीनार्क कहते हैं, MENARCH, सी यहाँ पे एच लिख लीजिए तो मीनार्क हो जाएगा। आवर्त को मीनार्क कहते हैं, जिसमें किसी भी फीमेल के बॉडी में अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं रज्जु दर्शन की किसे कहते हैं। तो किसी भी फीमेल के बॉडी में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू होता है तो उसे आवर्त कहते हैं। जब अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 50 वर्ष के बाद में बंद हो जाती है तो उस प्रक्रिया को रज्जु दर्शन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मीनोपॉज कहते हैं, MENOPAUSE, मीनोपॉज कहेंगे क्या। तो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया जब बंद होती है तो उसे मीनोपॉज या फिर रज्जु दर्शन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, जब प्रथम तो आवर्त हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल आपको कहाँ पे देखने को मिलता है ये बताना है। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पर देखने को मिलता है ये बताना है। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ए में मानव के थॉयराइड में, बी मानव मादा के अंडाशय में, सी मेढक के अंडाशय में और डी खरगोश के वृषण में। बताइए कहाँ पे मिलेगा ये ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल आपको मानव मादा के अंडाशय में देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से ये बंद करते हैं, मतलब कि ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कहाँ होगा, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस यूरेटरी से, सी में फिर से हम ऑप्शन पढ़ते हैं, कॉर्पस कोलोसम से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कॉर्पस यूटेरी से, ऑप्शन सी कॉर्पस ल्यूटियम से और ऑप्शन डी कॉर्पस एब्लिस्केंस से। इसका आंसर हो जाएगा सी कॉर्पस ल्यूटियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय के भीतर स्तर कहलाते हैं। गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं। गर्भाशय में 3 गो स्तर आप लोग देख रहे थे, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम एंस इंडो। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, ए मायोमेट्रियम, बी एंडोमेट्रियम, सी जनन एपिथेलियम और डी जर्मिनल एपिथेलियम। इसका हो जाएगा आंतरिक, मतलब एंडोमेट्रियम, आंतरिक और एंडोमेट्रियम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा बी एंडोमेट्रियम। हाँ, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। अब कह रहा है अंडा के निर्माण की जो प्रक्रिया फीमेल में वो किसके द्वारा होगा, ए LH, बी FSH, सी एस्ट्रोजन और डी प्रोजेस्टेरोन। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है।
तो LH हार्मोन के प्रभाव से होती है, क्योंकि जब 14वें दिन अंडोत्सर्जन की क्रिया होने वाली रहता है तो उस समय में LH हार्मोन की मात्रा बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा LH अंडोत्सर्जन की क्रिया के वजह से LH हार्मोन के वजह से अंडोत्सर्जन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 30। कह रहा है गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट के निर्माण के प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए में गैमीटोजेनेसिस, सी में साइटोकाइनेसिस, बी में साइटोकाइनेसिस, सी में स्पोरोजेनेसिस, डी में मियोसाइट्स। तो आंसर हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 31। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है पेशी तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा, जनन स्तरों के द्वारा। आंसर इसका डी हो जाएगा, जनन स्तरों के द्वारा। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी जनन संरचनाएं विकसित जो होगी वो जनन स्तरों के द्वारा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। स्तनपायी जीवन भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है। उत्सर्जन, सुरक्षा और डी पोषण। तो हो जाएगा पोषण में सहायता करते एलेंटोइस। क्वेश्चन 33। ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है स्तनियों के वृषण में, मेढक के अंडाशय में, तिलचट्टा के अंडाशय में और स्तनधारियों के अंडाशय में। ग्रेफियन पुटिका आपको स्तनधारियों के अंडाशय में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से में और डी है ए एंड सी दोनों से। मेसोडर्म से जनन अंग विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 35। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। रक्त और परिवहन तंत्र किस जनन तंत्र से उत्पन्न होते हैं। ए में एक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी एंडोडर्म और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी मेसोडर्म। क्वेश्चन नंबर 36। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो रहता है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो शुक्राणुओं की अंडाणुओं की सतह पर, शुक्राणुओं की सतह पर, अंडाणुओं के सतह पर और शुक्राणुओं के भीतर। बताइए कहाँ पे पाया जाएगा। शुक्राणुओं की सतह पर, जो हम एक्रोसोम बनाए थे, चम्मच के जैसा संरचना बनाए थे, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे कि शुक्राणु का जो ये संरचना रहता है हम ऐसे ही बनाए थे, राइट, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो ये संरचना था जिसको आप लोग एक्रोसोम कह रहे थे, इसी भाग पर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाएगा जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु की सतह पर। 37 कह रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा नाभित होने वाला हार्मोन है। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसे क्या कहते हैं। LH, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी FSH, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। आंसर बताए क्या होगा। आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं। निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना। ए शुक्राणु, बी अंडाणु, सी युग्मनज और सी भ्रूणपोष। तो बताइए द्विगुणित संरचना कौन होगा। शुक्राणु तो होगा नहीं क्योंकि ये युग्मक है। याद रखिएगा युग्मक कभी भी द्विगुणित संरचना नहीं होते हैं, तो ये नहीं होगा। युग्मक क्या हो जाएगा, अगुणित संरचना हो जाएगा, ये N हो जाएगा। अंडाणु ये भी फीमेल युग्मक है, ये भी अगुणित संरचना होगा। उसके बाद जब शुक्राणु और अंडाणु ये N और ये N आपस में मिलेगा तो उससे युग्मनज का निर्माण होगा, अर्थात N मिलकर के 2N का निर्माण करेगा जो द्विगुणित संरचना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है, कह रहा है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष जो है वो त्रिस्तरीय संरचना रहते हैं जिसमें एक नर युग्मक और दूसरा द्वितीयक केंद्रक 2N जब मिलते हैं तब वो 3N का निर्माण करते हैं। 3N ये संरचना हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी युग्मनज। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिड को विभेदित करता है। बताना है किसके मदद से ये करेगा।
तो हम बताए थे कि शुक्राणु के ऊपरी भाग में जो ये चम्मच के जैसा या तीर के जैसा संरचना पाया जाता था, इसी के मदद से वो करेंगे, मतलब इस भाग से। तो एक्रोसोम के स्राव से ये क्या करेगा, जोना पेलुसिडा को विभेदित करने का काम करेगा, ये ऊपर की भाग से। तो हो जाएगा ए, एक्रोसोम से स्राव, मतलब उससे जो स्रावित होगा उससे। हाँ, अब क्वेश्चन आ रहा है कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। हम पहले बताए थे कि भ्रूण के 16 कोशिकीय अवस्था को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए मरूला, बी ब्लास्टूला, ब्लास्टोमियर, सी ब्लास्टूला और डी गैस्टूला। हम आपको पहले के जो क्वेश्चन था उसी में बता दें कि भ्रूण जब 16 कोशिकीय अवस्था में होते हैं तो उसको मरूला कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कहाँ ध्यान चल जाता पता ही नहीं रहता, कहाँ नहीं, यहाँ पे रहता ध्यान। ये मत सोचेगा कि ध्यान इधर उधर घूमते रहता, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं घूमता, बस मेरा ध्यान वो इस पे था कि मार्क पेंसिल लाए और उसके द्वारा बताया, इस वजह से ये नहीं था। हाँ, कुछ 41 है, कह रहा है स्तनधारियों में विषण उदर गुहा के बाहर पन कोष पाए जाते हैं। मतलब कि विषण जो होते हैं वो बॉडी के शरीर के बाहर में बाहरी भाग में पाए जाते हैं, आंतरिक भाग में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? मानव के जो विषण होते हैं वो बॉडी के बाहरी भाग में क्यों पाया जाता है? ए में शुक्राणु जनन के लिए, बी में निषेचन के लिए, सी जनन अंगों के विकास के लिए और डी विसरल अंगों के विकास के लिए। आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन के लिए, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण जो होगा वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से जब 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होगा तब उस पर होगा। अर्थात हमारे बॉडी के टेम्परेचर रहता 37 डिग्री, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। जब आपको शुक्राणु के निर्माण होगा, जब भी किसी भी व्यक्ति के बॉडी में शुक्राणु का निर्माण होगा तो वो जब बॉडी के तापमान, जब शुक्राणु जहाँ पे होता है अर्थात विषण के तापमान जब उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहेगा तब ये होगा। अर्थात 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पे शुक्राणु का निर्माण होगा, उससे अधिक तापमान पे नहीं होगा। चलिए ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 2 कह रहा मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? जो 28 दिन तक जो मासिक चक्र चलते हैं उसमें किस दिन अंडोत्सर्जन की क्रिया होगा? ऑप्शन ए 8वें से 10वें दिन, ऑप्शन बी 12वें से 14वें दिन, ऑप्शन सी 14वें से 15वें दिन और ऑप्शन डी कह रहे हैं मासिक चक्र के अंतिम 2 दिन। आंसर हो जाएगा इसका बी 12वें से 14वें दिन। क्वेश्चन नंबर 43 स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। रजोनिवृत्ति की उम्र जिसको आप लोग मीनोपॉज कह रहे थे, जो बताए थे आपको, बताइए क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में सबका आंसर एक साथ दे सकते हैं। आंसर ए ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष 35 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। तो याद रखिएगा रजोनिवृत्ति की जो उम्र होती है वो 50 वर्ष की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता। मनुष्य में जो अंडाणु का निषेचन होता है उसका विभाजन कहाँ से शुरू होगा? तो निषेचित अंडाणु मतलब कि युग्मनज में विभाजन कहाँ पे शुरू होगा? ऑप्शन ए गर्भाशय में, बी में मीरोब्लास्टिक अवस्था में, सी जब अंडा फिलोपियन नली में होता और डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। और आंसर इसका हो जाएगा सी करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 45 है मासिक धर्म के प्रारंभ में स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है कि कौन कौन से हार्मोन और कैसे कैसे स्रावित होगा जब मासिक धर्म शुरू होते हैं तब। ऑप्शन ए में FSH पहले, फिर प्रोजेस्टेरोन, फिर एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी कह रहे एस्ट्रोजन FSH और प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी कह रहे FSH एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी कह रहे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और FSH। बताएं आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ए FSH प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन।
आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं नर हार्मोन की उत्पत्ति निम्न उत्पत्ति कहाँ से होते हैं? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ पे होगा? ऑप्शन ए अंडाशय, बी शुक्राणु, ऑप्शन सी वृषण और ऑप्शन डी वीर्य। बताए इसका निर्माण कहाँ पे होगा? तो हो जाएगा आपको वृषण में नर हार्मोन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 एकोसोम निम्न में से किसका संभाग है? एकोसोम मतलब कि एक्रोसोम किसका भाग होगा? ए मानव शुक्राणु के सिर का, ऑप्शन बी मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, ऑप्शन सी प्रारंभिक डिम्बाणु जन कोशिका का, ऑप्शन डी ब्लास्टोसिस्ट का। बताए आंसर क्या होगा? हम बताए थे किसका ये भाग होगा। एकोसोम आप क्या किसको रहे थे? तो ये जो शुक्राणु के ऊपरी भाग था उसको आप लोग एकोसोम कह रहे थे, आज जिसको आप लोग सिरा भी कहते हैं कि ये सिरा हो गया और उसके ये भाग हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? मानव शुक्राणु के सिर का ये भाग हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं निम्न में से कौन सी तकनीक पात्रीय निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? निम्न में से कौन सा तकनीक है जो आपको पात्रीय निषेचन के अंतर्गत नहीं देखने को मिलेगा? ए अंतःकोश के शुक्राणु निक्षेपण, बी अंतर्गर्भाशय विरेचन, सी भ्रूण स्थानांतरण, डी अंतः गर्भाशय युक्ति। अंतः गर्भाशय युक्ति नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए तो यहीं पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 से नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपकी चैप्टर नंबर 4 से होगा। फिर से आपको कह रहे हैं कि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इनमें से कौन सा ये है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आप लोग को लगे कि नहीं इसको दूसरे तरीक़ा से पढ़ाना चाहिए तो हम ये भी करेंगे, लेकिन अभी सब्सक्राइबर कम होने की वजह से हम लाइव नहीं आ रहे हैं। आप देखे थे कि लाइव में आने के बाद कितना प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी कोशिश कीजिए कि जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी कलम साथ में तो होना ही चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इससे अध्ययन करें।